You saw the film. I told you the story in the last class. And today you will read the story by Rabindranath Tagore, line by line, so that you can answer the questions MCQ. Multiple choice question can be answered only if you read the whole lesson. इसको आप खुद पढ़ेंगे अभी. डिफिकल्ट वर्ड्स का एक वोकैबुलरी बनाएंगे, उसकी मीनिंग जानेंगे, कुछ सेल्फ वर्क करेंगे. बिकॉज इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, रीडिंग इज द बेस्ट मेथड. Everybody will be reading a few lines. We'll start with yes you. Everybody will read. लॉगिन कर लीजिए. लॉगिन कर लिए आपने? चलिए, आप तो डिसाइड करने में 4 घंटा लगाइएगा. यस पढ़िए. बैठ जाओ. म्यूट मत करो. The Postmaster by Rabindranath Tagore. The postmaster first took up his duty in village of Olapur. Though the village was a small one, there was an indigo factory nearby, and the proprietor, an Englishman. Proprietor. What is the meaning of proprietor? The person who owned it, the owner. Proprietor, an Englishman, had managed to get a post office established. What did you understand by this paragraph? क्या समझे आपका बताइए. The पोस्टमास्टर जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी को ओलापुर में शुरू किया. दो द विलेज वॉज स्मॉल, पर विलेज छोटा था और वहां पर एक इंडिगो फैक्ट्री थी जिसके मालिक एक ब्रिटिशर थे और उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस वहां पर स्थापित किया. वेरी गुड, आगे पढ़ो. Our postmaster belonged to Kolkata. He felt like a fish out of water in the remote village. His office and living room. What is the meaning of remote village? दूर दराज का गाँव. दूर दराज. His office and living room were in a dark, dashed shed, not for. Please scroll down. क्या मतलब होता है? Not for. ऑफिस एंड लिविंग रूम मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? डार्क हैश शेड. शेड मतलब तो झोपड़ी होता है. शेड मतलब तो झोपड़ी. शेड मतलब तो झोपड़ी. हाँ, मतलब ये घास फूस का बना हुआ था. शेड था मतलब कि सीमेंटेड नहीं था. Not far from a green sleepy pond, surrounded on all sides by a dense growth. What is the meaning of slimy pond? काई लगा हुआ पॉन्ड था और वहीं पर वो उनका, जहाँ पर वो उनका ऑफिस था और उनका रेसिडेंस भी सेम था. Surrounded on all sides by a dense growth. क्या मतलब होता है dense growth? किस बारे में बात कर रहे हैं? बहुत ज्यादा हरा भरा था, dense था.
घना, dense forest, घना घना फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट नहीं था जहाँ वो रहते थे, वहाँ काफी हरा भरा खेत था वहाँ पे, और एक पॉन्ड भी था जो कि काई लगा हुआ था। Yes. The men employed in the indigo factory had no leisure. Moreover, they were hardly desirable companies for decent folk. Nor 1 minute. The men employed in the indigo factory, मतलब जो लोग इंडिगो फैक्ट्री में पहले से काम कर रहे थे, जो विलेजर्स थे, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कोई खाली समय नहीं था। नो लेजर। लेजर मतलब क्या होता है? खाली हम पढ़े लिखे। खाली समय। लेजर पीरियड नहीं था उनका। क्या मतलब होता है? मोर ओवर, और तो और, इसके अलावा what do you understand by desirable companion? कंपेनियन मतलब तो साथी। कंपेनियन मतलब तो साथी। डिजायरेबल मतलब ऐसा कंपेनियन नहीं था जिसकी लोग इच्छा करते कि मैं उठ के बैठ के बात करें। मैंने पहले भी कहा था, उस वास्ते बहुत पढ़ा लिखा था, he was educated, but he did not know how to talk with people who are not educated. ये पढ़ाई उन्होंने नहीं की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं। इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि उसको मालूम होता कि वो अनपढ़ लोगों से कैसे बात करे। So according to Rabindranath Tagore, for the postmaster, the villagers were undesirable companions. डिसेंट folk का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अच्छे आदमी। आम आदमी के लिए वो लोग, कोई भी पढ़े लिखे आदमी के लिए वो लोग कोई ऐसे साथी नहीं थे जिनसे सब लोग you sit properly, ठीक है बैठो। Nor in a Kolkata boy an adept in the art of association with other. Among strangers. और जैसे कि मैंने बताया था, एक कोलकाता का बच्चा, एक कोलकाता का इंसान, कलकत्ता बॉय स्किलफुल नहीं था। अडेप्ट मतलब कि माहिर होना, स्किलफुल होना। उसको नहीं आता था कि वो कैसे बात करें अनपढ़ लोगों से। Among strangers he appear either proud or ill at ease. At any rate, और जो उसको नहीं जानते हैं, जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, वो यही समझेंगे कि ये बंदा बात नहीं करता है। वो लोग ये समझेंगे नहीं कि उनको पता ही नहीं कि क्या बात करें। तो उसकी चुप्पी को वो समझता, बाकी लोग समझते हैं कि ये तो बहुत घमंडी है, या हम लोग के साथ ही अनकंफर्टेबल फील करता है। इस बात को वो नहीं जान पाएंगे कि वो समझ नहीं पाते थे कि इनसे मैं क्या बात करूं। At any rate, the postmaster had but little company, nor had he much to do. मतलब किसी भी तरह से पोस्टमास्टर को खाली समय बहुत था। लिटिल कंपनी मतलब कोई कंपनी था नहीं उनके पास, और बहुत कम करने के लिए कुछ था, कुछ नहीं करने के लिए था। At times he tried. Stop, read. At times he tried his hand at writing a pencil or two. That the movement of the leaves and the clouds of the sky there enough to see. Life is joy. Okay. At times का मतलब होता है कभी कभी। Write down the meaning. At times, कभी कभी। At times I go to the movie.
At times I take leave. At times I go out to eat in a restaurant. कभी कभी तो कभी कभी वो अपना चुपचाप बैठ के वो पोइट्री लिखते थे. At times he tried his hand at writing a verse or two. कभी कभी वो पोइट्री लिखा करते थे. और वो ये कहते हैं कि लीव्स का जो पत्तों की जो सरसराहट खड़खड़ाहट होती थी और जो मूवमेंट ऑफ क्लाउड जो होते थे, बादलों को देखते थे, वो काफी था उनकी जिंदगी में कुछ जॉय भरने के लिए, खुशी भरने के लिए. जॉय मीन्स हैप्पीनेस. Such their sentiments to which he thought gave expression. But God मतलब वो किसके बारे में लिखता था? पेड़ पत्तों के बारे में लिखता था, बादलों के बारे में लिखता था, और वो उसको इंस्पायर करते थे कि तुम पोएट्री लिखो. He was motivated to see nature. He was motivated to see the leaves, the clouds. क्या क्या और मेरे क्या? His emotional side. आप कहते हैं कोई बहुत सेंटिमेंटल है. हाँ, वो भावनाओं में बह जाता था पत्तों को देख करके, नेचर को देख करके बेसिकली. But God knows that the poor would have it as the gift of a new life. It comes Daniel of the Arabian Nights, and in one night swept away the trees, leaves and all, and replaced them with academized road, hiding the clouds from view with thousands of them. ये पैराग्राफ नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझा देती हूँ. लेकिन ईश्वर को पता था कि वो क्या चाहता था. उसको फील होता था काश कुछ ऐसा जादू हो जाए. जीनी का मतलब होता है कि जो जिन होते हैं ना, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो. तो वो सोच रहा था कि काश कोई ऐसी जीनी मेरे पास आए, अलादीन का चिराग जो था, वो रगड़ेंगे तो कोई आ जाएगा. तो ये सोच रहा था पोस्ट मास्टर कि शायद कोई ऐसा, काश कोई ऐसा आ जाए और इन क्लाउड को हटा दे और वहां पर बिल्डिंग डाल दे कोलकाता वाली, और सड़कों को हटा, यहाँ की सड़कों को हटा दे और कोलकाता की सड़कें आ जाए यहाँ पर. बिल्कुल अच्छा रोड, साफ सुथरा रोड. तो जब काश ऐसा हो जाए, यहाँ का सीन एक सेकंड में बदल जाए, and Olapur can convert into the like Kolkata. ये मतलब होता है. पढ़ो. The postmaster's salary was small. He had to cook his own meals, which he used. पोस्टमास्टर की सैलरी कम थी and he could not afford a servant. पक्की सड़कें, ये नाम दिया गया है किसी a person who has made good road started, उसी के नाम से हो गया. ये पक्की सड़कों को समझ लीजिए, जैसे कोलकाता की And often girls of the vessel who did jobs for him. The postmaster salary was small. सैलरी कम थी उनकी. He had to cook his own meal. उन्हें अपना खाना खुद बनाना पड़ता था. Which he used to share with Ratan. And who was Ratan? An orphan girl, एक अनाथ बच्ची of the village who did odd jobs for him. What is the meaning of odd job? छोटे मोटे काम, odd job. When in the evening, the smoke began to curl up. यहाँ पढ़ो ना. Turned up from the village. Cow seeds and the Caecilius Chopped.
in every bus. When the bush. mendicants of the bowl sects sang their shrill sounds in their daily meeting place. When any poet who had attempted to watch the movement of the leaves in the dense bamboo thicket would have felt a ghostly shiver run down his back. The postmaster would light his little lamp and call out the buzzer. Did you understand this paragraph? तो ये शाम के वक्त का किसी गांव में शाम का सीन कैसा होता है? कौन कौन गांव में आ रहा हुआ है? शाम का सीन कैसा रहता है वहां पे? तो जब शाम के समय, when in the evening, जब शाम में, मतलब जब कभी शाम होती थी तो वैसे ही होता था उनके साथ, ठीक है? When the evening, the smoke began to curl up. सब जगह चूल्हा जलता है, गैस तो होता नहीं था उस वक्त. Talking about Rabindranath Tagore, long time back. तो हर घर के आगे चूल्हा जलता होगा और सबका धुआं कहाँ जाएगा? ऊपर. कर्ल अप मतलब कि धुआं ऊपर जा रहा है. किस चीज का धुआं? चूल्हे का. From the village cowshed, और cowshed मतलब जहाँ पे cowshed का मतलब बोल रहे हैं कि सबके तो घर घास फूस के ही होंगे ना, पक्के घर तो होंगे नहीं वहाँ पे. तो जब सब चूल्हा जला लेते हैं, and the colors chirp in every bush, और जो चिड़िया जो शाम में घर चली जाती है, घर मतलब घोंसले में, चर्प मतलब होता है चिड़ियों का चहचहाना. In every bush, और सब बुश झाड़ियों में चिड़ियों के घोंसले होते हैं. So the birds, पंछी अपने घर को जाते हैं शाम में. आप समझिए ना कि शाम में क्या क्या होता है गांव में, बस उसी को डिस्क्राइब करना है आपको. Your imagination will work in literature. जो आपका देखा हुआ है, सुना हुआ है, जो आप इमेजिन कर रहे हैं ना कि शाम के समय गांव का सीन, सब घर में चूल्हा जल रहा है, चिड़ियों का चहचहाना, बर्ड्स गोइंग होम, सूरज ढल रहा है. इमेजिन. बच्चा कहाँ पे? हाँ, तेरे इमेजिन बच्चा भी होगा. बच्चे घर जा रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई शुरू कर रहे होंगे. When the mendicants of the bowl sat sang their shrill song in the daily meeting place. और शाम को जो कुछ लोग बैठ के भजन कीर्तन करते कि नहीं? बहुत ज्यादा करते गांव में, तो बहुत ज्यादा. हाँ, तो बाउल सॉन्ग होता है तो कि बंगाली जानते हैं. एनीबडी बंगाली इन दिस क्लास? तो बाउल होता है जो कुछ लोग बैठ करके जो भजन कीर्तन करते हैं, बाउल सॉन्ग गाते हैं. मतलब बंगाली में एक जॉनर है जो कि भक्ति संगीत अपना करते हैं. Sang that shrill song. shrill का मतलब होता है तीखे आवाज में. वो लोग जोर से गाते हैं. वो लोग, कोई भजन होता है तो मंजीरे वजीरे सब पिटा जाता है. लोगों को पता चले कि हम लोग कुछ सत्संग कर रहे हैं, कुछ भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो जो लोग जिसको नहीं भी गाना आता वो भी आगे. तो गांव का एंटरटेनमेंट क्या होता है? ये एंटरटेनमेंट है. वहाँ तो कोई व्हाट्सएप और डिजिटल तो वर्ल्ड तो है नहीं. तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ही गांव का होता है. सब जहाँ बैठे हैं, गाना वाना चल रहा है, भजन चल रहा है, वहाँ कोई होली गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है. आई थिंक विलेज का लाइफ कुछ बेटर होता है. वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं, साफ सुथरा, किसी के बारे में कोई छल कपट नहीं. तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं लिटरेचर में आपने जो देखा है, कैसा गांव देखा है, क्या सीन,
शाम का नजारा है, आप यू कैन इमेजिन, लिटरेचर विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू इमेजिन, टू थिंक, टू क्रिएट। जैसे आपने कहा बच्चे भी होंगे वहाँ पे, मैंने कहा बच्चे भी होंगे, जरूर होंगे। इन देयर डेली मीटिंग प्लेस, हर जगह एक ही जगह पर जमघट होती है, किसी पेड़ के नीचे, और चबूतरा बना रहता है वहां सब आके बैठ के भजन कीर्तन करते। और फिर वो टैगोर बोलते हैं, और जब जब एक पोएट जो कोशिश कर रहा है कुछ गाने लिखने का, जो कोशिश कर रहा है कुछ कविता लिखने का, जिसने पंछियों का गाना सुना है, जिसने क्लाउड को मूव करते हुए देखा है, वो क्या करता है, उसको एक्सपीरियंस ही हो जाती है बिल्कुल, शिवर, गोस्टली शिवर। मतलब शाम का वक्त एक पोएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक कुछ सोच सेंटिमेंटल तो था ही, वो इमोशनल था, और एक उसको शिवर, गोस्टली शिवर, एक कपकपाहट होती है उसे, रन डाउन द बैक, मतलब रन डाउन द बैक का मतलब है कि एक पूरे बदन में एक कपकपी होती है। वो क्या करता है, द पोस्ट मास्टर वुड लाइट हिज लिटिल लैम्प, वो अपना छोटा सा वो जो लैम्प था, क्या उसको बोलते हैं, लालटेन, वो उसको जलाता है, और जलाते ही किसको पुकारता है, रतन। वो उसको पुकारते हैं, एंड देन शी सेड, दादा बाबू हियर आई। रतन would sit outside waiting for this call, और रतन बाहर ही बैठी हुआ करती थी, वेटिंग कि कब वो बुलाए और मैं जाऊं, बैक एंड कॉल। रतन was always at his beck and call. And instead of coming in at once, would reply. और तुरंत वो नहीं आती थी, सुन ली, रतन पुकारा गया तो बोलती थी, डिड यू कॉल मी। बंगाली में कैसे बोलेंगे, क्या तुमने मुझे बुलाया। हाँ मैं आई डोंट नो बंगाली, कैसे बोलेंगे, डिड यू कॉल मी दादा बाबू। डिड यू कॉल मी सर, तो सर के बदले दादा बाबू। और आंसर करते, व्हाट आर यू डूइंग, द पोस्ट मास्टर वुड आस्क, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो बोलती है, मस्ट बी गोइंग टू लाइट द किचन फायर, मतलब वो भी चूल्हा जलाने जा रही है। एंड द पोस्ट मास्टर वुड से, ओ लेट द किचन फायर बी फॉर अ व्हाइल, छोड़ो वो काम, लेट द किचन फायर बी मतलब रहने दो, उसको भी रहने दो, फॉर अ व्हाइल। लाइट मी माय पाइप फर्स्ट, मेरा पाइप पहले लाइट मी माय पाइप फर्स्ट, पहले मेरा हुक्का हमको दे दो, छोड़ो उसको भी, पहले ये काम करो। ओ लेट द फायर बी, देखिए रोल में आप लोग को हम बोलेंगे, somebody will be the दादा बाबू, somebody will be the रतन। मैंने कहा था आपको कॉन्वर्सेशन सीखना है तो लिटरेचर पढ़ना जरूरी है, रोल प्ले बहुत कम आता है, the dialogue is no given you। तो चूल्हा चक्की छोड़ो अभी, और पहले मुझे उसके लिए फायर। At last रतन would enter, और फिर वो पता नहीं कैसे, आई डोंट नॉट नो, तो आग ला करके किसी तरह से वो सुलगा देती है और लाती है। एट लास्ट मतलब एट लास्ट क्या मतलब होता है, बस आखिर, मतलब काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद, वो बच्ची थी वो ना, और उसको ये सब काम होता नहीं आता था, लेकिन वो सीख रही थी। एट लास्ट रतन वुड एंटर विद पफ्ड आउट, मतलब वो फूकते फूकते गाल उसके बिल्कुल फूल जाते थे,
vigorously blowing into a flame, और फूंक के वो फ्लेम को आगे बढ़ा रही थी, मतलब जला रही थी। A live coal to light the tobacco, और लाइव कोल को, मतलब जलता हुआ कोयला वो चाह रही थी उनके टोबैको को जलाना। Tobacco is injurious to health. Let me point out. This would give the postmaster an opportunity of conversing. और यही वो समय का शाम था जब वो उनको मौका मिलता था कि वो रतन के साथ बैठ के कुछ बात करें। कन्वर्सिंग, बातचीत करना। आप नहीं समझ रहे? शाम का वक्त है, रतन क्या कर रही हो? चूल्हा जलाने जा रही हो। छोड़ो उसको, अभी पहले ये करो। और वो आके बैठ जाती थी। और दैट वाज द टाइम व्हेन द पोस्टमास्टर गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मौका, ताकि वो उससे कुछ बात करे। और कन्वर्सेशन क्या था? वेल रतन, perhaps he would begin. Do you remember anything of your mother? रतन, तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ याद है? That was a fertile subject. मतलब वो सब्जेक्ट ऐसा था कि रतन बहुत ज्यादा बोल सकती थी। अगर आपसे हम बात करें, आपके लिए फर्टाइल सब्जेक्ट क्या है जिसपे आप खुल के बात कर सकते हैं? बताओ। हिंदी। तो जब पूछते हैं मदर के बारे में, तो ये फर्टाइल सब्जेक्ट था। रतन के बारे में बहुत कुछ जानती होगी, इसलिए उन्होंने कहा। रतन partly remembered and partly didn't. मतलब थोड़ा याद था और थोड़ा उसको याद नहीं था। Her father had been fonder of her, मतलब जितनी माँ उसको प्यार करती थी उससे अधिक उसके फादर। फॉन्ड मतलब पसंदगार करना। His father was fonder of her than her mother. Him she recollected, मतलब फादर को याद कर सकती थी, जानती थी। More vividly, काफी अच्छी तरीके से। vividly मतलब sharply. He used to come home in the evening after his work, and one or two evenings stood out more clearly than others, like pictures in her memory. और एक इंसिडेंट ऐसा था जो कि उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद था। Ratan would sit on the floor near the postmaster's seat as memories crowded in upon her. What is the meaning of memories crowded in upon her? मेमोरीज भीड़ लग जाती थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। रतन कहाँ बैठी हुई थी? पैर के पास बैठी हुई थी और उसकी यादों में खो गई। She called to mind a little brother that she had, and how on some bygone cloudy day she had played at fishing with him at the edge of the pond. और फिर उसे याद था अपने छोटे भाई का। She remembers her brother, जिसके साथ वो खेला करती थी। जो एक मछली मारने का बहाना करके, मतलब कि एक स्टिक ले लेती थी कि ये मार रहे हैं, ये पॉन्ड है। मेक बिलीव मतलब झूठ मूठ का पॉन्ड था, झूठ मूठ का वो मछली मारने का काम खेलती थी। आपको एक बार बता देते हैं, पीपीयू में सारे लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव। जब तक कि तुम पूरी पढ़ोगे नहीं, एमसीक्यू कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आई विल सजेस्ट जितने भी स्टोरीज हैं पूरी की पूरी आप पढ़िए, एक बार जरूर पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा आपका। बाईगॉन मतलब बीता हुआ दिन, किसी बाईगॉन बीते हुए पल, बीते हुए दिन, क्लाउडी डे।
Such little incidents would drive out great events from her mind. और इस तरह के कई इंसिडेंट्स एक के बाद एक याद करने लगी. Thus, as they talked, it would often be get late, and the postmaster would feel too lazy to do any cooking at all. और बात करते समय इतना बीत जाता, रात हो जाती, और पोस्टमास्टर थोड़ा आलस उनको हो जाता, और फिर वो खाना नहीं बनाते. और तो फिर खाते क्या? रतन would hastily light fire. Hastily मतलब रात हो गई, गप करते करते, तो जल्दी से वो चूल्हा जला देती है, hastily जल्दी से. And toast some unleavened bread. और बनाने तो नहीं आता था खाना, किसी तरह से कोई जला पका वो बना देती थी. Which with the cold remnants of the morning meal was enough for their supper. The meaning of cold remnants, जो बचा हुआ खाना सुबह का, तो ठंडा खाना जो सुबह बनाया था उन्होंने, remnants बचा कुछ बासी of the morning meal was enough for their supper. मतलब रात का. तो सुबह में जो सब्जी वगैरह बनाई तो वो बच गया, तो उसी के साथ कोई जला पका जो रतन बना लेती है रात में, उसी के साथ वो खा लेते थे. रेमिनेंट बचा कुछ, कोई भी चीज बचा कुछ रेमिनेंट. सपर रात का खाना. समरी पढ़ो. corner of the empty chair. The postmaster would go to call up memories of his own home, of his mother and his sister, of those for whom he is exiled. His heart was that memories which were always haunting him, but this could not talk about the surface of the factory, though he found himself naturally recording them aloud on the pages of the simple little birds. And so it comes. 1 minute. Now, on some evening, कुछ शाम ऐसे भी बिताते थे जब वो चुपचाप से बैठे रहते थे अपने घर में, और अपने घर की याद आती थी उनको, और अपने सिस्टर्स, अपने घर के बारे में बात करते थे, जो उनको उनका दिल बहुत कचोटता था उनके पास जाने के लिए. और जो ये बातें किसी से कर नहीं पाते थे, लेकिन रतन के सामने वो आराम से बोल पाते थे कि उनको वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, किस तरह से वो घर को मिस कर रहे हैं, वो घर जाना चाह रहे हैं. और ये हॉन्ट का मतलब होता है यार, नहीं डराना नहीं, याद आ. मेमोरीज बहुत हॉन्ट करता है, मतलब बार बार मेमोरीज वापस आता है. हॉन्टेड हाउस वो हॉन्ट अलग है. एग्जाइल मतलब जिसके लिए वो अपना अपने शहर से बाहर निकले थे, खुद से निकले थे, उनका एग्जाइल घर से बाहर थे. एग्जाइल वो मत समझिए, या मतलब वो अपने घर से दूर थे, किसी ने निकाला नहीं था उनको, जॉब के लिए आए थे. That's it for today.